चलिए बेटा, हम मॉडल पेपर 2024 का जो शेष पार्ट बचा था उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको 7वें नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था, 7वां नंबर सवाल तक। 8वां क्वेश्चन को मैंने केवल बताया था और आज आप इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्रमांक 8 है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अतिलखोत्री यानी 2 या 3 लाइन पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार फिर से सुनिए कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए या कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखना है मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखना चाहो तो आप लिख भी लो बेटा, आपकी कॉपी में लिखा भी है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्या बोलोगे बेटा, कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक लाइन में लिख लोगे ना, फिर से सुनिए कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट है, और इसमें पूछा है कि क्यों किया जाता है, तो रीजन में अगली लाइन पे लिखिएगा क्योंकि। क्या लिखोगे बेटा, कि क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण वाहनों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बेटा, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। इसको लिखिएगा, क्या लिखेंगे, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो बस या ट्रकों में साइड मिरर होता है ना, वो कौन सा दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण। लिख लेंगे। अब क्यों किया जाता है तो अगली लाइन में ये लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा, कैसा बेटा, किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन क्रमांक 8 का अथवा का क्वेश्चन, इसको भी देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 8 के अथवा का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है, प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास क्या है बेटा, अवतल दर्पण। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, इसका ये हो गया ध्रुव। ठीक, ध्रुव का ये ऊपर का भाग हो गया, ये आपका नीचे का भाग हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मान लीजिए मुख्य अक्ष पे यहाँ पे है आपका बेटा फोकस और यहाँ पर है आपकी वक्रता केंद्र। ठीक, इसके मुख्य अक्ष पर एक ये वस्तु रखी है, अभी दर्पण पे कुछ नहीं किए हैं, एक ये वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सबको पता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से। दूसरा है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलन के क्या होती है, उसी मार्ग पे परावर्तित होती है, ऐसे। ठीक है, जहां पे दोनों प्रकाश किरण मिलती हैं वहीं पर उसका क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब। जहां पे दोनों प्रकाश किरणें मिली हैं वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बन गया। अब कंडीशन क्या बोला है कि अवतल दर्पण के नीचे के आधे भाग को क्या कर देना है, आपको काला कर देना है। ये नीचे के आधे भाग को क्या कर दिए, काला कर दिए। जब नीचे के आधे भाग को काला कर देंगे, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है इसका भी आकार क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है,
जैसे इसकी इतने भाग को हम काला करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा। जब प्रकाश का परावर्तन होगा, जिस कारण प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आधा, और इस प्रतिबिंब की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर में ये लिखेंगे कि अवतल दर्पण के नीचे के भाग को काला कर देने से, क्या लिखोगे बेटा आंसर में, कि अवतल दर्पण के नीचे के भाग को काला कर देने से वस्तु का जो प्रतिबिंब है, तो वस्तु के प्रतिबिंब का आकार आधा हो जाएगा और उस प्रतिबिंब की तीव्रता भी घट जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। आंसर क्लियर हो गया। फिर से देखिए कि जब अवतल दर्पण के नीचे के भाग को, आधे नीचे के भाग को काला कर दिया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आधा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आधा बनेगा, और प्रतिबिंब की तीव्रता भी कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। ये हो गया इसके क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का आंसर। दोनों आंसर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ठीक है बेटा, 8वां क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। जब अवतल दर्पण के नीचे के आधे भाग को काला किया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं बेटा अपन 9वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बेटा सॉल्व करवा दिया गया है, पर आज पूरा 160 पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है, तो फिर से लगातार देख लीजिए। ठीक है, सवाल है, इजी है, आप लोग इसको किए भी होगे, आपकी कॉपी में भी है बेटा। ये 9वां नंबर क्वेश्चन था, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके क्रांतिक कोण का मान निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल था बेटा, लिखेंगे उत्तर नंबर 9वां का क्वेश्चन में कि दिया है माध्यम का अपवर्तनांक, दिया है मतलब कितना दिया है माध्यम का अपवर्तनांक, √2। लिखोगे दिया है म्यू बराबर √2, आपको क्रांतिक कोण निकालना है, यानी IC बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों ने 6वीं यूनिट में पढ़ा है कि माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध म्यू बराबर क्या होता है बेटा आपका, 1/sin IC, या कि कोसेक IC भी लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू का कितना मान है, √2 बराबर 1/sin IC। ठीक, इसका व्युत्क्रमानुपात नियम लगाइए, 1/√2 बराबर, इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, sin IC। राइट है, 1/√2 किसका मान होता है बेटा आपका, sin 45 का, बराबर कितना है ये sin IC। तुलना करोगे तो IC बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 अंश, यानी क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। राइट, चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, यहीं पे करते हैं बेटा ताकि आप लोग उतार भी लीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी दी है, 15, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, 80 सेंटीमीटर। यदि अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस हैं, हालांकि खगोलीय दूरदर्शी में दोनों उत्तल लेंस होते हैं, तो उनकी फोकस दूरियों की गणना की है। ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी में हमेशा वस्तु, दूरदर्शी कोई भी हो, वस्तु कहाँ होती है, अनंत पे, और अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके फोकस पर। क्या मतलब बेटा, फोकस पे। अब खगोलीय दूरदर्शी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो लिखेंगे इसमें दिया है m बराबर -15, आवर्धन क्षमता दी है, क्योंकि 15 दी है, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो आपका -15 हो जाएगा। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी FO, ये हो गया अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और प्लस FE, यानी ये हो गया आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है बेटा, तो FO प्लस FE ये बराबर कितना दिया है आपका, 80 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। सबको पता है कि चूंकि आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है, -FO/FE। m का मान भरिए, यह आवर्धन क्षमता का फार्मूला है, m का मान भरिए, -15 बराबर -FO/FE, माइनस से माइनस कैंसिल, FO बराबर 15 FE। FO के मान को समीकरण 1 में रखना है,
लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से जब मान भरेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15fe प्लस fe बराबर 80। 15fe fe ऐड होकर कितने हो जाएंगे 16fe बराबर 80। तो fe बराबर कितना आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, fe बराबर 80 बटे 16, 16 पंचे 80, तो fe बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। इस fe के मान को कहां भर दें समीकरण 1 में। फिर से समीकरण 1 में जब भरेंगे तो कितना आएगा आपका fo प्लस 5 बराबर 80। तो fo बराबर 80 माइनस 5, तो fo बराबर 75 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। क्लियर हो जाएगा। बोला है कि दोनों लेंस की फोकस दूरी, देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि दोनों लेंस उत्तल हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन क्रमांक 10वां है। 10वां भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 10वां में कह रहा है 2 नंबर में है निम्न में से किस बिंदु का तरंगाग्र, निम्न में से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्मित होगा। ठीक है, इसमें आपके प्रकाश स्रोत दिए हैं कि प्रकाश स्रोत यदि ऐसा हो तो तरंगाग्र कैसा होगा। मैंने तरंगाग्र के प्रकार में आप लोगों को पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। तरंगाग्र क्लियर है ना, तरंगाग्र को एक बार थोड़ा सा जानते बेटा, ध्यान दीजिएगा तरंगाग्र क्या होता है। जैसे ये पूरा माध्यम हो गया, जैसे पूरा क्या हो गया बेटा माध्यम, तो माध्यम की वह सतह, माध्यम की वह सतह जिस पर उपस्थित सभी कण, जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करें। समान कला मतलब बराबर एंगल से, ठीक है, समान कला में कंपन करें तो उस सतह को ही हम क्या कहते हैं तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र क्लियर है। चलिए, इसमें केवल ये पूछा है यदि प्रकाश स्रोत ऐसा हो तो तरंगाग्र कैसा होगा। ठीक है, इसमें बोला निम्न में से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्मित होगा। पहला नंबर प्रकाश स्रोत क्या बोला है, पहला नंबर बोला बेटा बिंदु स्रोत। पहला नंबर में क्या बोला है बिंदु स्रोत। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का हो तो कैसा तरंगाग्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा है गोली तरंगाग्र। कैसा बनता है बेटा, ये बनेगा आपका गोलीय तरंगाग्र। ठीक, चलिए नंबर सेकंड में बोला है, नंबर सेकंड में क्या है दूरस्थ प्रकाश स्रोत। नंबर एक दूसरे में क्या बोला बेटा दूरस्थ, यानी प्रकाश स्रोत दूरी पर हो। दूरस्थ प्रकाश स्रोत। यदि प्रकाश स्रोत असीमित दूरी पर होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ चुका है, यदि प्रकाश स्रोत असीमित दूरी पर होता है तब कैसा तरंगाग्र बनता है बेटा समतल तरंगाग्र। कैसा बनता है समतल तरंगाग्र। ये हो गए इसके आंसर। क्लियर है ना। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का है तो कैसा तरंगाग्र गोली तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत दूरस्थ प्रकाश स्रोत है यानी दूरी पर स्थित है तो कैसा तरंगाग्र समतल तरंगाग्र निर्मित होता है। इसी का अथवा क्वेश्चन जानते हैं। अथवा का क्वेश्चन है 10वें का,
कला संबद्ध स्रोत, आपको कोहेरेंट सोर्स को परिभाषित करना है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है, कला संबद्ध स्रोत और इसकी शर्तें। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक है बेटा, आपको जानना है कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत को जानने के लिए हमको दो प्रकाश स्रोत लेना है। कितने लेना बेटा? दोनों प्रकाश स्रोत को कंपेरिजन करेंगे, अपने आप कला संबद्ध स्रोत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश स्रोत ये हो गया, दूसरा प्रकाश स्रोत ये हो गया। ऐसे इसी से परिभाषा बनाएंगे। दो प्रकाश स्रोत हो गए ना, और दोनों प्रकाश स्रोत से क्या निकलनी है बेटा? तरंगे। एक ये निकली तरंग, दूसरी ये निकली तरंग। ऐसे निकली बेटा। दोनों तरंगे कहाँ पे मिलेंगी? एक दूसरे को पर्दे पे मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोलोगे? दो प्रकाश स्रोत, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध तभी होंगे। दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध तभी होंगे जब उनसे निकलने वाली तरंगे, जब उनसे निकलने वाली तरंगों, क्या बोलोगे बेटा? कि दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध तभी होते हैं जब उनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां क्या हो बेटा? समान हो, यानी तरंगों की आवृत्तियों में कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर हो गया? दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध तभी होंगे जब उनकी तरंगों की आवृत्तियां क्या हो? समान हो, और इन दोनों तरंगों की कला में, कला यानी मध्यम के साथ बनाया गया कोण, ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों तरंगों की कला नियत रहे, यानी कला में भी कोई परिवर्तन ना हो, तब इन दोनों प्रकाश स्रोत को ही क्या कहते हैं? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको दो प्रकाश स्रोत लेना है, नंबर 1, नंबर 2। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो। तो ये दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध कब होंगे? जब इन दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर हों। नंबर 1, आवृत्तियां क्या है बेटा? आवृत्ति क्लियर है ना? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, यह आवृत्ति कहलाती है। तो दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध तभी होंगे जब इनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां क्या हो? समान, और इन दोनों तरंगों की कला नियत रहे। नियत का मतलब अर्थात इन तरंगों की कला में कोई परिवर्तन न हो, तब ये दोनों प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। केवल दो ही शर्तें हैं, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो और इनकी कला में कोई परिवर्तन ना आए, यानी इनकी कला नियत रहे। क्लियर है? कला समझ में आ रहा है? कला क्या है? दोनों तरंगों का माध्यम के साथ बनाया गया कोण, यानी माध्यम के कारण उसकी स्थितियों को जो इंडिकेट करेगा, ये आपकी क्या है? कला। तो कला में भी कोई परिवर्तन ना आए, तब ये दोनों प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। चलिए बेटा, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, कला संबद्ध स्रोत भी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा केमिस्ट्री की क्वेश्चन है, इन पे अच्छे से फोकस करिएगा। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा? ठीक है, अब आपको ये बताना है, यदि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन स्थिर है तब क्या होगा। ठीक है, सब लोगों ने परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, परमाणु वाले चैप्टर में, जैसे ये कोई एक परमाणु हो गया। ठीक, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं बेटा? सबने पढ़ा है, धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेशित है, जिस कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा बेटा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तब इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ये आपको पता है ना कि प्रोटॉन का आवेश धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश है, जिस कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब एक दूसरे को जब ये आकर्षित करेंगे तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, वह आकर्षण बल काहे में परिवर्तित होता है? अभिकेंद्र बल में। काहे में परिवर्तित होता है? अभिकेंद्र बल में। और उस अभिकेंद्र बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये क्लियर है ना? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किसके प्रभाव से? अभिकेंद्र बल के प्रभाव से। अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है उसको? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से।
तो क्वेश्चन में शब्द क्या बोला है कि यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बेटा, स्थिर हो जाए, तब क्या होगा। अब देखो इनके बीच में जो अभिकेंद्र बल लग रहा है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो काहे में परिवर्तित होता है, अभिकेंद्र बल में। अभिकेंद्र बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो अभिकेंद्र बल अप्रभावी हो जाएगा, यानी अभिकेंद्र बल फिर लगेगा ही नहीं। और जब अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा तब इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, और वही आकर्षण बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नाभिक के केंद्र में। कहां जाएगा बेटा, नाभिक के केंद्र में गिर जाएगा। करेक्ट है। तब इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये क्लियर हुआ। यहां पे फिर से देखो भला, ये क्या है बेटा, परमाणु की स्ट्रक्चर है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश है, प्रोटॉन का आवेश धन आवेश है, जिस कारण एक दूसरे के मध्य कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। और उसी आकर्षण बल काहे में परिवर्तित होगा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, नाभिक में क्या होता है, धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश है, प्रोटॉन का आवेश धन आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और एक दूसरे को जब आकर्षित करेंगे तो कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। और उस आकर्षण बल काहे में परिवर्तित होगा, अभिकेंद्र बल में। अभिकेंद्र बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तब क्या होगा। तो आंसर में ये लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आंसर में ये लिखोगे कि यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वृत्ति गति करने के लिए अभिकेंद्र बल अप्रभावी हो जाएगा। स्थिर तो अभिकेंद्र बल चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक लाइन क्लियर, फिर से देखो, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल अप्रभावी हो जाएगा, यानी प्रभावहीन हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में, कहा बेटा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नाभिक में। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण। क्लियर है। एक बार फिर देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तब क्या होगा। तो आंसर में ये लिखना है यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल अप्रभावी हो जाएगा, यानी प्रभावहीन हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। करेक्ट। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का पहला उत्तर। क्लियर है, लिख लेंगे ना। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं आराम से बोलता हूं, लिखना चाहो तो लिख भी लेना बेटा। जब इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, जब इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में आ जाए, स्थिर पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन को वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल अप्रभावी होगा, यानी प्रभावहीन होगा। तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। करेक्ट। कोई डाउट। अब आता है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला क्वेश्चन। केमिस्ट्री है, थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा देखते हैं, है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, क्यों। कथन की व्याख्या करना है। यह क्वेश्चन लिखा नहीं है, इसको लिखिएगा अच्छे से। हाँ बोला बेटा कि बड़े कोण के अल्फा कण का प्रकीर्णन करना है। आपको किसका प्रकीर्णन करना है बेटा,
अल्फा कण का। ठीक है, तो बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, इसकी व्याख्या करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बोलोगे हम जानते हैं, क्या बोलोगे बेटा? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसकी तुलना में? अल्फा कण की तुलना में। किसकी तुलना में बेटा? हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्फा कण की तुलना में बहुत हल्का होता है, यानी भारी अल्फा कण है। ध्यान देना, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्फा कण की तुलना में बहुत हल्का होता है। एक लाइन जान लोगे, क्या जानोगे? जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्फा कण की तुलना में बहुत ही हल्का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हल्का है, अल्फा कण भारी है। ठीक है, लेकिन प्रकीर्णन किसका कराने का नहीं? अल्फा कण का। ध्यान देना, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्फा कण की तुलना में बहुत ही हल्का होता है, जिस कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार, के नियमानुसार को संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण पता है ना कि किसी भी कंडीशन में किसी वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। संवेग कहलाता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, जिस कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार अल्फा कण का प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है, जिस कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार अल्फा कण का प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। अतः, लेकिन हमें अल्फा कण का प्रकीर्णन करना है, अतः अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए परमाणु का नाभिक जिम्मेदार होता है। ये पूरा आंसर है, करेक्ट। यही क्वेश्चन बोला है कि बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक जिम्मेदार होता है। कथन की व्याख्या कीजिए। तो कैसे बताना है? क्यों परमाणु का नाभिक जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्फा कण की तुलना में हल्का कण है, यानी हल्का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अल्फा कण की तुलना में बहुत ही हल्का होता है, जिस कारण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार अल्फा कण का प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता। अतः बड़े कोण पर अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए बड़े कोण पर अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए कौन? परमाणु का नाभिक जिम्मेदार होता है, यानी परमाणु के नाभिक के कारण बड़े कोण पर अल्फा कण का प्रकीर्णन संभव है, यानी होगा। क्लियर है? लिख लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं है। यानी अल्फा कण का प्रकीर्णन कौन करेगा? बड़े कोण पर परमाणु का नाभिक। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्फा कण की तुलना में बहुत ही हल्का है, जबने कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार अल्फा कण का प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकेगा। तो इसका प्रकीर्णन कौन करेगा बेटा? परमाणु का नाभिक। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन क्रमांक 12, यानी 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां तक क्लियर है ना? 12वां है आपका द्रव्यमान क्षति क्या है, इसकी परिभाषा। द्रव्यमान क्षति आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, द्रव्यमान क्षति क्या है? सबको पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये ले लिए बेटा परमाणु, ले लिए परमाणु। परमाणु का ये हो गया नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो चीज है नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक का द्रव्यमान आपको मापना है। क्या मापना है बेटा? नाभिक का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? परमाणु। किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से, के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। और जितना कम है उसी को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। क्लियर है? द्रव्यमान क्षति। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? परमाणु। परमाणु का ये क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ के नाभिक का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के, ये जो नाभिक है ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, उसके प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, उसके प्रोटॉन के द्रव्यमान और ये हो गया बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान
ठीक है, और ये हो गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। देखो बेटा, नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर भी जो नाभिक का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कम होता है। इस कमी को ही क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान क्षति या कि मास इफेक्ट कहते हैं। परिभाषा क्लियर, परिभाषा यहां से बनाना ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ या परमाणु, आपकी मर्जी, किसी पदार्थ या परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, इसे ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति मतलब द्रव्यमान के मान में कमी। द्रव्यमान के मान में कमी किसकी है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा है। इस देखो कमी आ गई ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, द्रव्यमान क्षति। यानी द्रव्यमान क्षति बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग में नाभिक के द्रव्यमान को घटा दें तो जो आएगा वही हमारी क्या है बेटा, द्रव्यमान क्षति आ जाएगा। द्रव्यमान क्षति एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु के द्रव्यमान, किसी पदार्थ के जो गड़बड़, हाँ क्या बोलोगे, ये हमारा क्या बेटा, पदार्थ। किसी पदार्थ के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है, इस कमी को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। क्लियर है परिभाषा ना, तो मतलब द्रव्यमान क्षति क्या है, किसी पदार्थ को लेना है, उस पदार्थ का किसका द्रव्यमान मापना है आपको, नाभिक का द्रव्यमान। इसके बाद फिर किसको मापना है, उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उन दोनों का योग करना है। तब प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो योग है वो नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, यानी नाभिक का द्रव्यमान कम होता है। तब जो कमी है दोनों के बीच की, उस कमी को ही क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर दोनों परिभाषा। चलिए इसके अथवा के क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। इसका अथवा का क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता की परिभाषा। ये आपकी लिखी कॉपी पे, रेडियो एक्टिवता क्या है। चलो बेटा, रेडियो एक्टिवता है पदार्थ का, चलिए बेटा अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले वाला द्रव्यमान क्षति को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अथवा का क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की परिभाषा लिखना है। ये आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिवता। ठीक है, रेडियो एक्टिवता ये आपका नाभिक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा रेडियो एक्टिवता के लिए रेडियो एक्टिवता, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो रेडियो एक्टिवता के लिए आपको लेना बेटा रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे यूरेनियम, ठीक है, थोरियम, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपने ले लिया रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अपन इसमें यूरेनियम भी ले सकते हैं, थोरियम भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ ले सकते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार बैकरल किरणें निकलने की घटना को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं। परिभाषा क्लियर है। इसका नाम बोलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ। इससे क्या निकलती हैं, बैकरल किरणें। इनको बैकरल किरणें क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन किरणों का आविष्कारक हेनरी बैकरल था। कौन था, रेडियो एक्टिव किरणों का आविष्कारक कौन है, हेनरी बैकरल, जिस कारण इसके नाम पर इन किरणों का नाम क्या दे दिया गया है, बैकरल किरणें। तो क्या बोलोगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ से बैकरल किरणों के लगातार बाहर निकलने की घटना को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं।
क्लियर है। अब बैकरेल किरणें कौन कौन होती हैं? बैकरेल किरणों में सामान्यतः अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण होते हैं। ठीक है, ये आपके बैकरेल किरणें। परिभाषा क्लियर? 2 नंबर में ये लिखना बेटा। इसका नाम बोलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार कौन निकले? बैकरेल किरणों के बाहर निकलने की घटना को ही क्या कहते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। इन बैकरेल किरणों की खोज किसने की? हेनरी बैकरेल ने। कब की थी? 1896 में। कब की थी बेटा? 1896। करेक्ट। रेडियो एक्टिविटी की परिभाषा क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, परिभाषा यहां से लिख लेना है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। इससे क्या निकलती हैं? बैकरेल किरणें। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार बैकरेल किरणों के निकलने की घटना को ही क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविता। अब बैकरेल किरणों में कौन कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोगों ने पढ़ा है, इसका व्यंजक भी कर लीजिएगा बेटा, इसका व्यंजक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे भी माइनस 1। 3 नंबर में वार्षिक परीक्षा में वो भी पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जानना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन ऐड है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है और क्यों निर्भर करता है, उसका रीजन भी बताना है। पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं। ठीक है, सेल सबको पता है कि सेल का सिंबल क्या होता है। सेल को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये सेल का कौन सा इलेक्ट्रोड है? धन इलेक्ट्रोड। ये सेल का कौन सा इलेक्ट्रोड है? ऋण इलेक्ट्रोड। ये है बेटा आपका प्लस, ये है आपका माइनस। सेल पर बाहर सर्किट में विद्युत धारा धन से ऋण की ओर बहती है, लेकिन अंदर विद्युत धारा कहां से कहां बहती है बेटा? कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड मतलब कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये सेल है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, क्या लिखोगे? आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट यानी जो लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, H2SO4 सामान्यतः सेलों में भरा रहता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है यानी अवरोध उत्पन्न करता है, उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल की संरचना आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये हो गया आपका पात्र, इसमें ये भरते हैं बेटा अपन विद्युत अपघट्ट। ठीक है, जो कि सामान्यतः क्या भरते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसमें इसके 2 इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, एक होता है आपका कैथोड, एक आपका होता है बेटा एनोड। ठीक है, तो क्या बोलोगे? परिभाषा देखिएगा, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, कैथोड एनोड है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में, सेल के अंदर धारा एनोड टू मतलब कैथोड टू एनोड जाएगी यहां से यहां, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट यानी अवरोध उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे कहे से, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में किसी को डाउट? परिभाषा फिर से देखिए, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों यानी कैथोड और एनोड, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में बेटा? विद्युत धारा यानी धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है यानी रुकावट उत्पन्न करता है, उसे सेल का
आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को तीन नहीं बेटा, 4 कारक प्रभावित करते हैं। कितने कारक? 4 कारक। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 है, ये क्या भरा है इसमें? विद्युत अपघट्ट, यानी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ये कारक है। दूसरा नंबर है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, लिखावट समझ लीजिएगा। नंबर 3 है डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ठीक है। नंबर 4 क्या है बेटा? ताप पर, ठीक है, यानी अपघट्ट की ताप पर। देखिए ऐसे ताप पर भी ले सकते हो बेटा, ताप पर। ये 4 कारक आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बन गई। दूसरा है कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 क्या है बेटा? विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर। काहे पर? विद्युत अपघट्ट जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी सांद्रता पर, ठीक है। सांद्रता यानी गाढ़ा द्रव है कि मोटा द्रव, तो सांद्रता बढ़ाएंगे तो इसके अणु ज्यादा पास में होंगे, तो ये सांद्रता इसकी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी जो 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड एनोड, इन दोनों के बीच की दूरी पर। तीसरा है डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। डूबे कहे में रही हैं इसमें? विद्युत अपघट्ट में, ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। नंबर 4 क्या है बेटा? ताप पर। ये 4 कारक प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार प्रभावित करेंगे अब ये जानेंगे। नंबर 1 है आपका विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा कि जब, ये क्या है? विद्युत अपघट्ट। जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाते हैं, जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाते हैं, सांद्रता समझिएगा, जो द्रव ज्यादा गाढ़ा है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और जो द्रव पतला है उसकी सांद्रता कम होगी। तो जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं तो उसके अणु ज्यादा पास में होंगे, अणु ज्यादा पास में होंगे तो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट पैदा करेंगे, और धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट पैदा करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का काम है, क्या काम है आंतरिक प्रतिरोध का? कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। तो क्या बोलोगे बेटा कि जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर है ना? क्यों बढ़ गया? क्योंकि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने से इसके अणु ज्यादा पास में होंगे, और जब अणु ज्यादा पास में होंगे तो विद्युत धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। विद्युत धारा के मार्ग में जब रुकावट ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? पहला नंबर कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता में कैसे प्रभावित करेगा कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ाने से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इस पे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड यानी ये क्या है? कैथोड, ये क्या है? एनोड। इन दोनों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं, जैसे अभी इतनी दूरी पे है ना, इनकी दूरी को बढ़ाएंगे तो इसके बीच में ज्यादा विद्युत अपघट्ट भर जाएगा, और जब इसके बीच में ज्यादा विद्युत अपघट्ट भर जाएगा तो वो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, और जब वो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट पैदा करेगा तब भी आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो क्या बोलोगे बेटा कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। इन दोनों में बढ़ा है, ध्यान दिया। इस विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ गया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने से भी आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ गया। तीसरा क्या है बेटा कि डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। ध्यान दीजिएगा,
ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं ना, तो इन डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो बीच में जो इसके विद्युत अपघट्ट है इसका मान कम होगा। जैसे इलेक्ट्रोड डूबेंगे तो ज्यादा नजदीक ना जाएंगे, इलेक्ट्रोडों को ज्यादा डुबाएंगे तो डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने से सेल के आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि विद्युत अपघट्ट की वैल्यू कम होगी, विद्युत अपघट्ट की वैल्यू कम होगी तो जब विद्युत अपघट्ट की, देखो जब डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रोडों से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो धारा का मार्ग बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। क्लियर है? पहले वाले में आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ा, दूसरे वाले में आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ा, अब तीसरे वाले में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या बोलोगे? ये डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। रीजन जान लेते हैं एक बार फिर कि जब इलेक्ट्रोडों में, जब विद्युत अपघट्ट में ये डूबे हुए इलेक्ट्रोड हैं, इनका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो कैथोड से या कि इलेक्ट्रोडों से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, और जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत धारा की चालकता बढ़ेगी, और जब विद्युत धारा की चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान यानी अवरोध का मान कम हो जाएगा। इस कारण से आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। क्लियर है? नंबर 4 है ताप पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे इसका ताप बढ़ाते हैं, क्या बोलोगे बेटा, कि सेल का ताप बढ़ाने से, सेल का ताप बढ़ाने से जो विद्युत अपघट्ट है इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, यानी उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे, और जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। ये ताप पे डिपेंड हो गया। ठीक है, चारों पे ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ा, और इन दोनों को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान घटा, यानी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तब भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तीसरा, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, और जब ताप को बढ़ाएंगे तब भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। ये हो गया बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और कैसे प्रभावित करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसका वर्णन। क्लियर है? ठीक है, एक चीज थोड़ा इस तरह में जाने रहिए कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का क्या बेटा, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये सदैव श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्लियर हो गया। चलिए इसका अथवा क्वेश्चन करते हैं। बंद करो थोड़ी सी। चलिए बेटा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा वाला क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तथा ताप के साथ नंबर 1 एक अच्छा चालक, नंबर 2 अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रतिरोधकता की परिभाषा जानना है, प्रतिरोधकता की परिभाषा को लिखना है, फिर ताप के साथ इन दोनों की चालकता में क्या परिवर्तन आता है। नंबर 1 में अच्छा चालक है, नंबर 2 में बेटा अर्धचालक है। ठीक, चलिए पहले प्रतिरोधकता को परिभाषित करते हैं। प्रतिरोधकता की परिभाषा के लिए ध्यान दीजिएगा, आप सबने सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट में पढ़ा है प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता हमको चालक की निकाली जाती है। किसकी निकालते हैं बेटा अपन, चालक की। लिखेंगे हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध, क्या जानते हो बेटा, हम जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जानते हैं ना, जैसे ये जो चालक है तो चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के। और क्या जानते हो, ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 में क्या जानते हैं बेटा, कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी किनारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जानना है। लिखेंगे हम जानते हैं किसी भी जो चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के क्या होता है,